हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप कैसे हो सब लोग? इनफैक्ट सिर्फ 9 लोग हैं, 8 लोग। बाकी सब कहाँ पे हैं? वालेकुम सलाम। अभी पहले सेक्शन के साथ क्लास है, उसमें भी यही हालात है। क्या रीजन है? मतलब आप बच्चे क्लास में क्यों नहीं आ रही? मिड्स की वजह से? यस मैम, मिट्स की वजह से। बट बेटा, मिड्स की वजह से भी आप सब लोग सोए होंगे, बाकी जो नहीं उठे हुए उसमें पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बस मिड्स का नेम है कि मिड्स की वजह से हम क्लासेस नहीं ले रहे। मैम सीरियसली और वैसे कोई हमारे बात? मैम वैसे मॉलिक्यूलर के पेपर में कोई छुट्टी भी नहीं है। छुट्टी भी नहीं है एक्चुअली। पहले सेक्शन के साथ क्लास हुई, उसमें तो फिर 45-50 स्टूडेंट्स थे। आप लोगों में तो अभी 11 स्टूडेंट्स हैं। मैम। थोड़ी देर तक आ जाएंगे सब। मैम। हाँ जी। मैम मीट्स में क्लासेस होंगी? जी, कह रही मीट्स में क्लासेस होंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की? मिड्स में वैसे क्लासेस हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट के। जी, क्लासेस ही होंगी आपकी। मैम हमारे मिट्स का पैटर्न बता दें प्लीज। अच्छा, मिड्स का पैटर्न जो है वो मोस्टली आप लोगों के एमसीक्यू होंगे। हो सकता है मैं एससीक्यू ऐड करूँ, ठीक है, लेकिन वो कोई एक हो सकता है, लेकिन जो है ज्यादा जो है मोस्टली आपके एमसीक्यू होंगे। 40 मार्क्स का होगा आपका पेपर। तो यही आपका पैटर्न है, मोस्टली आपके एमसीक्यूज ही होंगे। कोई एक आधा एससीक्यू हो सकता है। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं 45 तक। वैसे 45 मेरे पास तो हो गए। हाँ जी, तो आप सबको पता है कि हम जीन थेरेपी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सबका? यस यस मैम। मैम। क्या तो जीन थेरेपी जो है बेसिक सारे आपने हमने पढ़े। उसके बाद हमने जीन थेरेपी पढ़ी फॉर न्यूरो डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट थेरेपीज का यूज देखा कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट जीन्स जो इंसर्ट की जाती हैं बाय यूजिंग डिफरेंट वेक्टर्स। अब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के लिए भी हम जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आप लोगों को पता है कि मसल्स और स्केलेटन मतलब बोन्स बोन्स और मसल्स की ये डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। जीन थेरेपी वही है कि हम जीन थेरेपी में करते क्या है, कोई भी डिफेक्टिव जीन जो है उसको हम रिप्लेस करते हैं विद द हेल्दी वन, ठीक है। मतलब यहाँ तो किसी प्रोटीन की इंडक्शन को इंक्रीज कराते हैं, को जो स्पेसिफिक प्रोटीन उसमें जो है हेल्पफुल होते हैं डिजीज को कंट्रोल करने में, या कोई भी जो है स्पेशल प्रोटीन जो एबनॉर्मल प्रोटीन है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज कराते हैं, ठीक है। उसको उसके जो है उसको उसकी एक्सक्रीशन जो है रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो जीन थेरेपी में ये 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। इसमें भी जो है ये जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की डिजीजेज हैं, इसमें भी ये दोनों चीजें, या तो हम स्पेसिफिक प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को जो है ब्लॉक करेंगे, या फिर जो है स्पेसिफिक जो है उनको ग्रोथ फैक्टर्स यूज करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स को इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स। अब मस्कुलोस्केलेटल में क्या होता है, मोस्टली किसी की इंजरी हो गई, कोई जो है रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, या कुछ ऐसी चीजें हो गई, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। उसमें बोन अब कैसा ऑर्गन है, रीजनरेट करने वाला ऑर्गन है।
तो बोन या मसल लॉस के लिए जो मोस्टली हम इन सब थेरेपीज में एक कॉमन चीज यूज करेंगे वो है ग्रोथ फैक्टर्स। मसल लॉस को इंक्रीज करने के लिए, उनकी रीजनरेशन को इंक्रीज कराने के लिए हम हमेशा सारी थेरेपीज में यूज कर रहे हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स का काम क्या है कि वो सेल्स की डिवीजन को इंक्रीज करते हैं, माइटोसिस को इंक्रीज करते हैं, उनकी जो जेनेसिस फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी डिजीजेस हैं जो लोकल और सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं, लाइक रिमोटाइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सारी जो है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है ना मोस्टली। तो इसमें जो है हम एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन, हमने पढ़ा था ना, इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हम जितने भी इंफ्लेमेटरी डिजीजेस हैं उसमें एक तरह की टर्म यूज करते हैं, एक तरह की अप्रोच यूज करते हैं। तो उसमें हम एंटी इंफ्लेमेटरी जो है वो ब्लॉकर्स यूज करेंगे। तो वो क्या करेंगे, जो इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस है उनको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से इंफ्लेमेशन का प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा। तो बोन जो है उसकी लॉस जो है वो खत्म हो जाएगा, या कोई भी मसल है तो वो खत्म हो जाएगा, जॉइंट्स वगैरह। मेरा गला काफी खराब है, अगर आवाज आप लोगों को ना आए तो आप लोग मुझे बता दें। ठीक है, तो इसमें मोस्टली हम दो तरह की थेरेपीज यूज कर रहे हैं यहाँ फिर। इंफ्लेमेटरी डिजीजेस में एंटी इंफ्लेमेटरी जो है वो साइटोकाइंस यूज करेंगे, एंटागोनिस्ट यूज करेंगे, और सेकंड ग्रोथ फैक्टर्स यूज कर रहे हैं मोस्टली। तो पहले जनरल चीजें जो है कि हम क्या, जनरल चीजें क्या है, जनरल एस्पेक्ट्स क्या है जीन थेरेपी के। तो जीन थेरेपी है क्या, दैट इज द डिफेक्टिव in this concept of gene therapy, defective gene in a specific disease can be replaced with a healthy one. फर्स्ट ये जो केस डिस्कस हुआ है, ये हमने बेसिक जीन थेरेपी का जो बेसिक्स हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन में, उसमें पढ़ा था कि फर्स्ट केस जो है 1990 में जो है एक गर्ल पे जो है वो किया गया था, जिसको सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम था। ठीक है, उसमें फर्स्ट टाइम जो है जीन थेरेपी का केस किया गया, और वो उनके सिंगल जीन डिसऑर्डर था, तो वो सिंगल जीन को हमने रिप्लेस कर दिया। तो उसमें जो है वो एंजाइम जो है प्रॉपर प्रोड्यूस होने लग गया, और उसकी जो इम्यूनिटी लॉस है, जो उसको इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम था, वो रिजॉल्व हो गया। So that was the first case in the history of gene therapy. कुछ जो है आगे हमने पढ़ा था, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होती हैं, उनको ट्रीट करना जीन थेरेपी उनकी इजी होती है। कुछ मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल जितनी भी डिजीजेस हैं ये जो है मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, इनमें एक जीन या सिंगल जीन म्यूटेशन नहीं होती। मल्टीफैक्टोरियल कौन सी होती है, लाइक जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, इसके अलावा उसमें जो है एज फैक्टर भी है, इसके अलावा उसमें जो है अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर हैं तो वो उसको इंक्रीज करा रही हैं। इसके अलावा जो है हमारी डाइट पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स होती हैं। तो इन डिसऑर्डर्स को जो है ट्रीट करना मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें कोई और फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो है, इट्स नॉट अ सिंगल जीन म्यूटेशन। ठीक है, and this approach is not of much use in multifactorial disorders such as osteoarthritis and rheumatoid arthritis. ये दोनों जो है ये multifactorial disorders हैं। आपको पता है ये with the age, with different factors जो है वो increase होती है ये चीजें, joint pain और जो है osteoarthritis जो है बाकी bones के joints में जो pain, तो ये multifactorial disorders है। इनका ट्रीटमेंट जो है वो एक लिमिट तक ही हम कर सकते हैं, मतलब उसको completely ठीक नहीं हो सकते। However, the concept of gene therapy has evolved to another level, especially in the field of musculoskeletal disorder. It is a logical consequence of the advances in orthopedic application of specific biological factors which accelerate healthy tissue regeneration. जहाँ पे भी टिश्यू लॉस होगा, टिश्यू लॉस के साथ बोन लॉस भी अगर है, तो वहां पे रीजनरेशन करने के लिए हम जो है प्रोटीन चूज करेंगे, जिसको बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स कहा जाता है। तो इनके यूज की वजह से आजकल जो है
एडवांसेस आ चुकी हैं ड्यू टू द यूज ऑफ जीन थेरेपी। हम ये प्रोटीन्स जो है इंड्यूस कराते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर्स इंड्यूस कराते हैं, जिसकी वजह से रीजनरेशन जो है वो इजीली हो जाती है। 1965 में जो है इसका यूज किया गया बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स का। और दीज प्रोटीन्स हैव शॉर्ट हाफ लाइफ। इसका क्या डिसएडवांटेज है कि ये शॉर्ट हाफ लाइफ है, हम इसका प्रॉपर लेवल जो है मेंटेन नहीं रख सकते बॉडी में, इसलिए ये टेम्परेरी जो है वो ट्रीटमेंट होगा। मतलब थ्रू आउट द लाइफ एक तो चीज होती है ना कि उसको हम करें तो वो थ्रू आउट द लाइफ जो है हमें ट्रीट कर दे, तो ये थ्रू आउट द लाइफ हमें जो है इससे सर्वाइव नहीं करेगी, जो लिमिटेड टाइम है, क्योंकि हम इन प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज कराएंगे क्योंकि उनका शॉर्ट हाफ लाइफ है, तो उस वजह से वो आफ्टर सम टाइम जो है उनकी जो डिग्रेड हो जाएंगी, बॉडी से खत्म हो जाएंगी, तो वो खत्म हो जाएंगी, फिर वो डिजीज जो है वो एक्टिव हो जाएगी। इस तरह से इसका शॉर्ट डिसएडवांटेज क्या है कि इट्स शॉर्ट, इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है, इसको मेंटेन करना मुश्किल है। Furthermore, many proteins act intracellularly, and because cell cannot normally import these proteins, अब प्रोटीन्स क्या इंट्रासेलुलरली जाएंगी, सेल के अंदर जाएंगी तो इफेक्ट करेंगी, लेकिन सेल क्योंकि प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन है ये वो, तो उसके वो उसको इंपोर्ट ही नहीं कर पाते, तो दिस इज अगेन अ डिसएडवांटेज कि अगर सेल प्रोटीन अंदर ही नहीं जाएगी सेल के तो वो वर्क भी नहीं करेगी, फंक्शन भी नहीं परफॉर्म करेगी। They cannot be used in soluble form. Gene therapy has become a powerful alternative system for delivering therapeutic gene products to specific designated tissue of the musculoskeletal system. Moreover, this method may provide higher and more constant concentration of the protein at the therapeutical site. The purpose of this review ये क्या है कि हम gene therapy में के बारे में पढ़ेंगे। अब जो डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स में जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, जो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स यूज हो रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? ये बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स जो है ये प्रोटीन्स ही होती है ना, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, तो ये बेसिकली बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स में ही आती हैं, जो मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स जो है जो बोन को रीजनरेशन के लिए इंक्रीज कर रही है, या अब हमारे मसल लॉस को जो है इंक्रीज कर रही है, रीजनरेशन में इन्वॉल्व। तो ये सारी बोन मॉर्फोजेनेटिक जो है प्रोटीन्स है जो यूज हो रही हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो यूज हो रहे हैं जो कि रीजनरेशन को इंक्रीज करते हैं। अब फर्स्ट जो है हमारा टास्क क्या होता है कि हम इसमें प्रोटीन को सिलेक्ट करना, कि हमने प्रोटीन कौन सी यूज करनी है, विच प्रोटीन शुड बी यूज्ड इन अ स्पेसिफिक डिजीज। दिस इज आवर फर्स्ट जो है स्टेप। जब हमने प्रोटीन सिलेक्ट कर ली तो हमारे सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमने उसको डिलीवर किस तरह से करना है। ठीक है, हमारी डिलीवरी के डिफरेंट सिस्टम्स हमने देखे ना, तो उसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा जिसके थ्रू हम उसको डिलीवर करेंगे, और इसके अलावा व्हाट टिश्यू एंड व्हाट सेल विल बी द टारगेट। ठीक है, कि हम कौन से टिश्यूज में उसको इंजेक्ट करेंगे और कौन से सेल्स जो है वो टारगेट होंगे। The aim of gene therapy is to convert certain population of cells at the appropriate site into local product secreting cells. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि बेसिकली हम जब कोई जीन इंड्यूस करते हैं लोकल साइट पे, तो उन सेल्स को हम जो है इनिशिएट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। वो सेल क्या करते हैं कि वो हमारे रिक्वायर्ड ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं, स्क्रीट करना शुरू कर देते हैं एट द लोकल साइट। जिस साइड पे इंजरी है, आपको हमारा एक जॉइंट पे है इंजरी, या जिस साइड पे जो है बोन लॉस हुआ है या मसल लॉस हुआ है ड्यू टू द इंजरी, ठीक है, उस साइड पे हम उसको इंजेक्ट करेंगे, तो वो सेल्स स्पेसिफिक सेल्स पे एट द लोकल साइट जाके उनको स्टिमुलेट करेंगे। वो स्टिमुलेट क्या करेंगे होंगे, तो फिर वो स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स बनाना शुरू कर देंगे उस साइड पे, तो वो ग्रोथ फैक्टर्स फिर जो है उनकी रीजनरेशन में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। Up to date, all clinical trials have involved on somatic cells. Somatic cells मतलब हम जिस पेशेंट पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं सिर्फ उस पे इफेक्ट आएगा, इनहेरिटेंस पे नहीं जाएगा, and not gamete cells, and therefore no genetic change is passed to the patient's progeny.
टारगेट टिश्यू एंड टारगेट सेल्स आर नॉट नेसेसरली द सेम, ये सेम नहीं हो सकते। टारगेट टिश्यू और टारगेट सेल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अगर हमने जो है एक लोकल साइट पे करना है, ठीक है, तो हम टिश्यू जो है जिनको स्टिमुलेट करेंगे, टारगेट करेंगे जिनको स्टिमुलेट करने के लिए, वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो सेल्स फिर प्रोड्यूस करेंगे ग्रोथ फैक्टर्स, और वो फिर टारगेट सेल्स पे जाके जिनको हमने रीजनरेट करना है उस पर इफेक्ट करेंगे और उनकी रीजनरेशन करेंगे। तो इस तरह से टारगेट टिश्यू और टारगेट सेल्स जो है वो वेरिएबल भी हो सकते हैं या फिर ये सेम भी हो सकते हैं। तो मतलब हम उन्हीं सेल को जो है वो स्टिमुलेट करें जिन सेल की हमने रीजनरेशन करानी है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, या तो ये सेम हो सकती है टारगेट टिश्यू और टारगेट सेल, या फिर ये लहदा भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। Exogenous therapeutic DNA cannot be efficiently taken up and expressed by cells, and development of an efficient method for introducing a therapeutic gene into the target cells. तो इसके लिए हमने ऑब्वियसली इनटेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? वेक्टर्स यूज करते हैं। वेक्टर्स जीन को इंसर्ट करने के लिए वेक्टर्स यूज किए जाते हैं ना। तो वेक्टर्स जो है मोस्टली दो तरह के होते हैं, वायरल एंड नॉन वायरल। The most common and obvious way to insert DNA into host cell is by way of virus, and the process is termed transduction. ठीक है, अगर हम वायरस के थ्रू जो है इंसर्ट करें किसी भी जीन को, तो इसको प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ट्रांसडक्शन बेसिकली क्या होता है? इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे जेनेटिक मटेरियल का में इंसर्ट हो जाता है। तो वायरस यही करते हैं ना, वायरस को जब हम उसमें जीन इंसर्ट करते हैं बॉडी में, तो उसका जीनोम जो है हमारा ही जीनोम का पार्ट बन जाता है उन सेल्स में जाकर। तो इस प्रोसेस को जब हम वायरस को यूज करेंगे फॉर द इंसर्शन ऑफ डीएनए, इसको ट्रांसडक्शन कहा जाता है। Viral vectors seem ideal for the purpose of gene therapy because their natural life cycles involve transfer of their own genes into the infected cells. However, इसके disadvantage भी हैं। वो क्या है कि जी, before a viral vector is used in gene therapy, modifications are required. अब modifications क्या require है? हो सकता है कुछ वायरस जो हमें suitable लग रहे हैं वो पैथोजेनिक हो, डिजीज कॉज कर सकते हो बॉडी में जाके, तो उसके लिए हम उसको मॉडिफाई करते हैं। उसमें वो जीन, वायरस की वो जीन जो उसको पैथोजेनिक बना रही है, जो उसको डिजीज कॉजिंग में हेल्प करती है, वो जीन्स हम उसमें से रिमूव कर देते हैं वायरस की। ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं और फिर जो है हमारी रिक्वायर्ड जीन हम उसमें इंसर्ट करके तो ह्यूमंस में या एनिमल मॉडल में जो है इंसर्ट करते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ वायरल वेक्टर्स, ये जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, इम्यूनोजेंसिटी, इम्यून रिएक्शन आ सकते हैं उसके अगेंस्ट, पोटेंशियल वायरल रिकॉम्बिनेशन हो सकती है कि वायरल रिकम्बाइन करके दोबारा से पैथोजेनिक बन सकता है। इसके अलावा रिस्क ऑफ इंड्यूसिंग म्यूटाजेनेसिस, ठीक है, सेल चेंजिंग, जो एबनॉर्मल सेल चेंजिंग जो है कैंसर कॉजिंग की तरफ जा सकता है। नॉन वायरल जीन ट्रांसफर अगर हम करें तो इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, वायरस के थ्रू ट्रांसडक्शन कहा जाता है, नॉन वायरल के थ्रू ट्रांसडक्शन कहा जाता है। And it can be defined as process by which eukaryotic cells are able to take foreign DNA from the environment. Non-viral vectors possesses several advantages over viral ones. They are less toxic, less immunogenic, and easy to prepare. लेकिन इनका भी डिसएडवांटेज है, जो मेन डिसएडवांटेज है कि ये लेस एफिशिएंट होते हैं। इनकी वजह से जो जीन अपटेक है वो बहुत कम होती है, इस वजह से उसका एक्सप्रेशन भी कम होगा, तो इसलिए हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं आता। इसलिए हमें बार बार जो है वो ये नॉन वायरल के थ्रू जो है जीन ट्रांसफर करनी पड़ती है। So this is the advantages and disadvantages of the vectors. Next step क्या है? In the next step of gene therapy process, one must decide how to deliver the vector to the host cell. ठीक है, क्या हम बॉडी में उसको डिलीवर करें? हमने वेक्टर, हमने प्रोटीन जो इंसर्ट करनी है उसकी जीन हमने सिलेक्ट कर ली। सेकेंड, हमने अपना वेक्टर सिलेक्ट कर लिया कि वायरस करना है, वायरल करना है या नॉन वायरल के थ्रू। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इसके उस जीन को आप इंसर्ट किस तरह से करनी है वेक्टर के थ्रू, कि उसको हमने जो है आउटसाइड एक्स विवो करना है। दो तरह से कर सकते हैं ना, इन विवो और एक्स विवो। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे?
ये इसके स्टेप्स को ही बताया गया था, इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि जीन थेरेपी में हम फर्स्ट स्टेप क्या हमारा टू सिलेक्ट टारगेट टिश्यू, टिश्यू यहाँ सेल कौन सा होगा, उसके बाद वेक्टर, किस वेक्टर के थ्रू हमने उसको ट्रांसफर करना है, इसके बाद डिलीवरी किस तरह से करेंगे, सिस्टेमिक करेंगे या फिर लोकल करेंगे, उसके बाद प्रोमोटर्स जो जीन जो है इंसर्शन में हमारे जीनोम में हेल्प करेंगे, प्रोमोटर वो कौन से यूज होंगे। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ जीन थेरेपी। थेरेप्यूटिक इफेक्ट में वही दो चीजें यूज हो सकती है, या तो हम अपनी रिक्वायर्ड जीन प्रोटीन जो है उनका एक्सप्रेशन इंक्रीज कर दें, ठीक है, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स को हम इंक्रीज करेंगे, या फिर हमारी जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं या कुछ प्रोटीन्स हैं उनको ब्लॉक कर दें, जैसे इंफ्लेमेटरी डिजीजेस है उनमें हम इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस को ब्लॉक कर देंगे। तो ये दो अप्रोचेज हैं जो इसमें हम यूज करेंगे। तो डिलीवरी की अगर बात करें तो डिलीवरी दो तरह से होती है, हो सकती है या तो सिस्टेमिक हो सकती है या फिर जो है लोकल हो सकती है। सिस्टेमिक कैसी होती है कि हम ब्लड स्ट्रीम में उसको इंसर्ट कर दें, अब ब्लड तो हर जगह पे जा रहा है ना, हर सेल तक वो पहुंचेगा, तो इस तरह से वो हर सेल की, बॉडी के हर सेल तक जो है उसको टारगेट करेगा। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकती है कि हम जो साइट है, जो लोकल साइट है, वहां पे सिर्फ इंजेक्ट कर रहे हैं उस वेक्टर को, उस जीन को। अगर ये जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें दो तरह की हो सकती है, एक्स विवो या फिर इन विवो। इन विवो अप्रोच जो है एंड एक्स विवो अप्रोच, इन विवो में जीन थेरेपी हैज बीन यूज्ड टू टारगेट बोन, skeletal muscle, anterior cruciate ligament, spine, meniscus, tendons and ligaments and joints। इसमें हम जो मोस्टली एक्स विवो करते हैं, इन विवो करते हैं। एक्स विवो जो है जीन थेरेपी वो उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज, स्पाइन और बोन के लिए मोस्टली यूज की जाती है। तो दीज आर द जनरल टर्म्स कि हम के पहले स्टेप्स हमारे क्या है, हमने टारगेट सेल पहले कौन सा सिलेक्ट करने हैं, हमने कौन सी जीन प्रोटीन सिलेक्ट करनी है, उसके बाद हमने वेक्टर, किस वेक्टर के थ्रू इसको इंड्यूस करना है, उसके बाद इंजेक्ट कैसे करना है, इंड्यूस किस तरह से करना है, सिस्टेमिक वे से करना है या फिर लोकल वे से करना है। सो दीज आर द स्टेप्स बिफोर द जीन थेरेपी। अब हम डिफरेंट डिजीजेस को देखते हैं। So first is a chronic disease, rheumatoid arthritis। मोस्ट कॉमन है, आजकल की सबसे कॉमन डिजीज है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। जॉइंट्स में पेन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स पे, पेन बहुत ज्यादा होती है, और ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है, ठीक है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, फैमिली हिस्ट्री भी उसमें इन्वॉल्व होती है, इसके अलावा जो है हमारे लिविंग लाइफस्टाइल, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, वो भी इफेक्ट करती हैं। और ये इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है कि इंफ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट द जॉइंट सेल्स, जो है हमारे सेल्स जो है उनके अगेंस्ट ऑटो इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है। ऑटो इम्यून का पता है कि क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऑटो इम्यून मैम इसमें बॉडी की जो एंटीबॉडीज है ना, वो बॉडी के टिश्यू सेल्स के अगेंस्ट बन जाती है, मतलब बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है बॉडी में। हमारी अपनी बॉडी हमारे अपने ही सेल्स के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, इम्यून रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे ये टिश्यू, हमारे जो है टिश्यू सेल्स स्पेसिफिक जॉइंट्स पे जो बेसमेंट लेयर है या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको एज ए फॉरेन एंटीजन ले लेते हैं, और हमारी जो बॉडी अपनी ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, इस तरह से जो है उसमें इंफ्लेमेटरी जो है साइटोकाइंस वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, वहां पे इंफ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से सेलुलर लॉस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून इंफ्लेमेटरी डिजीज। Rheumatoid arthritis is inflammatory autoimmune reaction to an unknown antigenic stimulus against the background of genetic predisposition. Although etiology of this debilitating disease remains unknown, the cascade of immunological and inflammatory reaction has been elucidated.
ठीक है, मतलब इसमें इम्यून रिस्पॉन्स भी है और इसमें इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी आता है। इसलिए इसमें डिफरेंट इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो है वो इन्वॉल्व है इसकी पैथोजेनिसिटी में। वो कौन कौन से? देयर आर numerous pro-inflammatory cytokines such as interleukin 1, 6, 8, tumor necrosis factor, and granulocyte macrophages colony stimulating factor that are found to be involved in the mentioned cascade के immune response और inflammatory दोनों cascades में ये cytokines involved हैं। And these cytokines induce release for metalloproteinases, ये further enzymes है जो फिर सेल्स की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, जो बैकग्राउंड हमारा मटेरियल उसकी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। और ये कहाँ से रिलीज होते हैं? बाय द विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइंस फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज सेल्स जो हैं। Most of the research work has been directed at inhibiting the action of interleukin-1 and tumor necrosis factor, जो most potent cytokine है जो involve inflammatory reactions में। ठीक है, तो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोच है इनको ब्लॉक करना है, इनकी ब्रेक डाउन करना है। They're interesting because they not only use leukocyte infiltration, joint inflammation, मतलब ये सारे पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इम्यून सिस्टम में भी और इंफ्लेमेटरी प्रोसेस में भी, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोजन में भी, मैट्रिक्स ब्रेकडाउन में भी, बट ऑल्सो हैव नेचुरल एंटागोनिस्ट। लेकिन इनके अगेंस्ट नेचुरल एंटागोनिस्ट भी बनते हैं हमारे बॉडी में। वो कौन से? इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट प्रोटीन भी बनती है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर फ्यूजन प्रोटीन, ये भी एंटागोनिस्ट है। अब ये दोनों क्या करते हैं? इन दोनों के साथ compete करते हैं। फिर जो अब कंपटीशन में क्या होता है, कोई एक चीज बढ़ जाती है तो इस तरह से इसकी इफेक्ट को जो है वो कम होगा। ऑब्वियसली कंपटीशन में ये लोग भी तो आगे आएंगे ना, जो एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जो इसका इफेक्ट जो है अपोज करते हैं, ऑपोजिट रिएक्शन करते हैं। मतलब ये अगर इंफ्लेमेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इनके एक्शन को स्टॉप कर देंगे। इस तरह से हमारा इंफ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। तो इस तरह से ये जो एंटागोनिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं ये इनके एक्शन को जो है मिनिमाइज करेगा। They compete for cell surface receptors and reduce their biological activity. Conducted preclinical research focused on appropriate method of gene therapy, vectors and anti-arthritic genes, gene delivery of interleukin-1 receptor antagonist and tumor necrosis factor receptor antagonist, interleukin 4, 10, 13 and tissue inhibitors of metalloproteinases enzymes जो हैं proved to be effective in various animal models. ठीक है, तो इसमें हम मोस्टली एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटागोनिस्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। All the data collected from preclinical research led to the development of phase 1 gene therapy protocols for rheumatoid arthritis. And the first such protocol was conducted in 1996. मतलब अब तो एडवांसेस आ चुकी है ना, लेकिन फर्स्ट केस कब हुआ था? इसका किया गया था 1996 में by Evans et al. They delivered, इन्होंने क्या किया था? इंटरल्यूकिन 1 जो एंटागोनिस्ट है उसकी जीन को इंसर्ट किया था transgene ex vivo fusion using the retrovirus to the second through fifth metacarphalangeal joints of postmenopausal women 1 week before these joints were removed during total joint replacement surgery. ठीक है, उन्होंने इस सर्जरी में बेसिकली यूज किया था एक वुमन की जिसको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो सर्जरी में जो है वो बहुत इफेक्टिव यूज हुआ और जो है इसकी कंडीशन जो है इंप्रूव हुई थी। So this is the rheumatoid arthritis, inflammatory disease disorder है, इसलिए हम inflammatory antagonist यूज कर रहे हैं इस डिजीज इसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी inflammatory disorder है, ठीक है, लेकिन इसमें और इस rheumatoid arthritis में क्या फर्क है? ये मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है, सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, ये जो है ये सिंगल जीन डिसऑर्डर है। ठीक है, इसलिए इसका जो है इफेक्टिव जो है वे ऑफ ट्रीटमेंट यूज किया जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फोकल इरोजन। ठीक है, मतलब लोकल इरोजन होता है इसमें। जैसे रिमोटाइड आर्थराइटिस में सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं बॉडी के, ठीक है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा? हमारे लोकल जॉइंट्स जो है किसी एक साइड के जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे।
of the articular cartilage, depletion of matrix proteoglycans, and abnormal chondrocyte metabolism. Unlike rheumatoid arthritis, osteoarthritis is not a systemic disease but pertains to the articular cartilage itself and is therefore even more suitable for local gene therapy. Changes in cartilage metabolism and primary attributed to interleukin-1. अब इसमें भी कौन इन्वॉल्व है? इंटरल्यूकिन-1, इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस. तो ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम इसमें एंटागोनिस्ट, इसके अगेंस्ट जो एंटागोनिस्ट है वो यूज करेंगे जो नेचुरली बॉडी में बन रहे हैं. तो इस तरह से हम उनके एक्सप्रेशन बेसिकली इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, जो एंटागोनिस्ट हमारी बॉडी में बन रहे हैं इसके अगेंस्ट, उसका एक्सप्रेशन इंक्रीज कर देंगे. तो जब ये कंपटीशन में आएंगे तो जो ज्यादा होगा, पावरफुल होगा, वो इंक्रीज हो जाता है. इस तरह से इसका एक्शन जो है वो खत्म हो जाता है और फिर इन्फ्लेमेशन रुक जाती है एट दैट साइट. Among many delivery strategies, local gene transfer to synovium is in the most advanced stage of development. Results from preclinical studies on dog, rabbits, and equine osteoarthritic model confirm the delivery of interleukin-1 antagonist complementary DNA were shown to slow cartilage loss. Even more, there are convincing evidence that gene therapy combining anabolic growth factors. अगर हम ये कॉम्बिनेशन में यूज करें, एक तो हम यूज करें एंटागोनिस्ट, इंटरल्यूकिन एंटागोनिस्ट, ठीक है, एक तो वो इन्फ्लेमेशन को रोक देगा, सेकंड हम उसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी ऐड कर दें, तो क्या होगा कि मतलब ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, उसको रीजनरेट करने में ज्यादा, उसकी ग्रोथ, उस साइड पे सेल्स जो लॉस हुआ है, सेलुलर लॉस जो हुआ है, उस सेलुलर लॉस को जो है वो इंक्रीज, मतलब उसकी रीग्रोथ करने में हेल्प करेंगे. तो अगर इनको कॉम्बिनेशन में यूज करें तो इसका इफेक्ट जो है बहुत जो है तेजी से आता है. नेक्स्ट, एसेप्टिक लूजनिंग. एसेप्टिक का क्या मतलब है? आपकी एक्टिविटी थी, आपने की होगी. एसेप्टिक का क्या मतलब है? हाँ जी बच्चों, किसी को पता है? एसेप्टिक आप लोगों को पता है? इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता. इन्फेक्शन से नहीं, इन्फेक्शन से फ्री होना इसका मतलब नहीं है. एसेप्टिक होता है कोई भी साइट, कोई भी जगह जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आता है? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस. ठीक है, तो कोई भी ऐसी साइट, जगह जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, उसको एसेप्टिक साइट कहा जाता है. एसेप्टिक लूजनिंग क्या होता है कि इसमें जो डिजीज है, इसमें जो इन्फ्लामेशन है, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, वो इन्फ्लामेटरी, हम मोस्टली यही गला खराब हो गया जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसलिए इन्फ्लामेशन हो गई. ठीक है, कोई चेस्ट साइट इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हो गई जी, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है. लेकिन ये जो इन्फ्लामेशन है ये एसेप्टिक होती है, ये ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होती. ये डिफरेंट जो है साइटोकाइन और इम्यून जो साइटोकाइन इंक्रीज होते हैं उनकी वजह से होती है, इसलिए इसको एसेप्टिक कहा जाता है. एसेप्टिक लूजनिंग क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स और बोन की साइड पर जो हमारा बेसमेंट मैट्रिक्स है, वो उसकी वो डेब्रीज है, उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है. अब हमारा एक जॉइंट है, उसका जो मटेरियल है, बैकग्राउंड मटेरियल है या कंपोनेंट्स है, वो ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएंगे, तो वहां पे लूजनिंग, जॉइंट की लूजनिंग शुरू हो जाएगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी. Aseptic loosening of prosthetic implants and the associated bone loss remains a serious orthopedic problem. The current theory that explains periprosthetic जो है osteolysis is that particles of wear debris जो है generated from the prosthesis and the cement are phagocytosed by macrophages. जो हमारे cells और different cells में as a cement act करते हैं ना, उन molecules की जो है वो breakdown start हो जाती है, leading to a localized inflammatory reaction in the surrounding bone, जिसकी वजह से जो surrounding bone होगी उसमें inflammation शुरू हो जाएगी. और इसमें भी obviously cytokines involved हैं,
तो फिर हम इनके एंटागोनिस्ट यूज करेंगे. साइटोकाइन्स रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस induce osteoclastic destruction of bone. Currently, there is no approved drug therapy to prevent or inhibit prostatic osteolysis, but gene therapy similar to that or described for rheumatoid arthritis offers novel possibilities in the treatment of aseptic loosening. Rheumatoid arthritis में हमने क्या पढ़ा था, क्या किया था हमने? एंटागोनिस्ट यूज किए. इसमें भी ये भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है, ठीक है. इसमें भी इंटरल्यूकिन 1 और बाकी साइटोकाइन्स इन्वॉल्व हैं, तो इसमें भी हम जो है उनके एंटागोनिस्ट यूज करेंगे तो इसको बेहतर किया जा सकता है. एनिमल मॉडल में जो है इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 10 का जो एंटागोनिस्ट यूज किया गया, और जो इसमें जो है ये एक इफेक्टिव जो है वे ऑफ ट्रीटमेंट. ओस्टियोपोरोसिस भी आप सबको पता है कि इट्स अ बोन वीकनेस डिसऑर्डर, एज के साथ इंक्रीज होता जाता है, ठीक है. ये ओवरऑल ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है, वो लोकल बोन इरोजन है, ठीक है. एक स्पेसिफिक साइड पे कोई एक जॉइंट हमारा पेन करने लग गया, कोई हाथों का जॉइंट पेन करने लग गया, या कोई और जॉइंट पेन करने लग गया, या उसमें वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है. ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये किसी भी बोन को इफेक्ट कर सकता है. ओवरऑल बॉडी की बोन्स जो है वीक होना शुरू हो जाती हैं विद अ ग्रोइंग एज. उसमें मल्टीपल चीजें, हमारी बॉडी का कैल्शियम, विटामिन डी, सारे ग्रोथ फैक्टर्स जो है कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो है वो उनकी कैपेसिटी जो रीजनरेशन की है, जो बहुत इफेक्टिव होती है, वो कम होती जाती है. तो इस तरह से बोन वीकनेस स्टार्ट हो जाती है. तो ओस्टियोपोरोसिस एक सिस्टमिक जो है वो डिसऑर्डर. Osteoporosis is typically treated by the long-term repeated administration of anti-resorptive agent. Interleukin-1 has been identified as one of the osteoclastic cytokines involved in the development of osteoporosis, and therefore it was logical to assume that blocking the action of interleukin-1 may have therapeutic potential. अब इसमें भी वही बात है, हम interleukin-1 को जो है ब्लॉक करेंगे क्योंकि वो इसमें जो है इफेक्ट कर रहा है ज्यादा ओस्टियोपोरोसिस के इफेक्ट पर जो है प्रोसेस पर. साइटोकाइन, आपने अगर इंफ्लेमेशन का टॉपिक पढ़ा हो पैथोलॉजी में तो आपको हमेशा पता होगा कि प्रो इन्फ्लेमेटरी, जहां से इन्फ्लेमेटरी कैस्केड स्टार्ट होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक साइटोकाइंस होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. ये दोनों एक्टिवेट हो गए तो मतलब ये पूरा प्रोसेस शुरू कर देंगे, अगले सारे फैक्टर्स को स्टार्ट कर देंगे. तो इसलिए हम स्टार्टिंग जो साइटोकाइंस है उनको ही ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है. इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अगर यही एक्टिवेट नहीं होंगे बॉडी में, तो ये पूरा प्रोसेस नेक्स्ट वाला जो है वो स्टार्ट नहीं होगा. इसलिए हर किसी में जितने भी इंफ्लेमेटरी डिजीजेस हैं उनकी जीन थेरेपी में आपने देखा होगा इन दोनों का ही जिक्र है, इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. तो उसकी रीजन ये है बिकॉज दे आर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करेंगे. A complementary DNA encoding the human interleukin-1 receptor antagonist was injected intramedullary to over-acchemized mice. ये एक इसमें की गई, इन्होंने यूज किया. Quantitative histomorphometric analysis showed that interleukin-1 not just arrested bone loss, लेकिन इसके कुछ disadvantages आए यहाँ पे. एक तो उसने bone loss जो है वो उसको किया, बट इन द सेम केस रिजल्ट इन सुप्रानॉर्मल बोन. ये दोनों चीजें इसने देखी, लेकिन इसके साथ इसके डिसएडवांटेज आए थे. मतलब उसने बोन लॉस को भी अरेस्ट किया, खत्म किया, और जो है बोन डेंसिटी इंक्रीज की, लेकिन डिसएडवांटेज क्या थे? The protective effect of interleukin-1 gene was not restricted to bones receiving intramedullary injection of the vector. सिर्फ उसी बोन्स को इफेक्ट नहीं किया, बाकी बोन्स जो हैं वो भी इफेक्ट हुए, but occurred in all bones that were evaluated. Other studies showed that gene therapy with human recombinant osteoprotogen reverse established osteopenia in over-acchemized mice by inhibiting osteoclastic. आपको पता है ना, बोन में डिफरेंट सेल्स होते हैं. ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बोन की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, जो है. इसलिए ओस्टियोक्लास्टिक सेल्स को जो है
हम उसको इनहिबिट करते हैं, उनकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं ताकि बोन की जो ब्रेकडाउन ना कर सके एंड सर्वाइवल। तो इसमें भी इंटरल्यूकिन 1 जो है एंडोकिनेस यूज किया है फॉर द ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट है टिश्यू रिपेयर। पहले क्या था, डिसऑर्डर्स थी। डिसऑर्डर्स मतलब वो हमारी लाइफ के थ्रू साथ हमारी बॉडी में आ रही है, ठीक है, किसी एक्वायर्ड की वजह से हो रहा है या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस है। अब नेक्स्ट क्या, टिश्यू रिपेयर में मस्कुलोस्केलेटल में क्या था, कोई इंजरी आ गई है, ठीक है, एकदम से टिश्यू ब्रेक हो गया, कोई बोन फ्रैक्चर आ गया। बोन फ्रैक्चर के साथ वहां पे मसल फ्रैक्चर भी तो होता है ना, मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तब उन टिश्यूज को जो लॉस हो चुके हैं ड्यूरिंग द इंजरी या ड्यूरिंग द सर्जरी, उनको रिपेयर किस तरह से करना है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बोन की। बोन जो है एक रीजनरेटिंग ऑर्गन है, ठीक है, बोन एंड लिवर जो है रीजनरेटिंग ऑर्गन है। हम उसको, वो थोड़ा सा पीस उसका कट जाए तो वो दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। There are many cases in the clinical practice where this ability is not sufficient. ठीक है, sufficient मतलब रीजनरेट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये sufficient नहीं होती रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल डिलेड यूनियंस, ठीक है, अगर कोई फ्रैक्चर हो गया लेकिन उसका जो यूनियन दोबारा से किया गया है, उसको सही करने के लिए जो यूनाइट करते हैं ना बोन, तो पहले यूनाइट किया जाता है, फिर वो अपने आप को रीजनरेट करती है प्रॉपर पोजीशन में। तो वो उस पर्सन ने या पेशेंट ने उसको प्रॉपर डॉक्टर को चेक नहीं कराया, लेकिन जब दोबारा से चेक कराया तो पता चला कि वहां पे फ्रैक्चर था। तो फ्रैक्चर जो है बहुत लेट यूनाइट किया गया, इस वजह से उसमें जो है रीजनरेशन स्लो डाउन हो सकती है। नॉन यूनियंस के मतलब यूनाइट ही नहीं किया गया, वो फ्रैक्चर ऐसा ही रहा, तो वहां पे रीजनरेशन प्रॉपर नहीं होगी। क्रिटिकल साइज डिफेक्ट्स, बहुत ज्यादा जो है वो डिफेक्ट आ गया, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गया, बहुत ज्यादा लेवल पे, वहां पे भी रीजनरेशन प्रॉपर नहीं होगी। As well as need for sufficient amount of bone for spongioplasty in many cases of spine fusion or reconstructive bone surgery. Recent advances in understanding the biology of bone healing have led to identification of many growth factors. अब इसमें पिछले में हमने क्या किया, सारी इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर से, उसमें हमने मोस्टली इंफ्लेमेटरी एंटागोनिस्ट यूज किए। अब ये रिपेयर है, रीजनरेशन है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी सेल को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, उनकी माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को इंक्रीज करते हैं। तो टिश्यू रिपेयर के जितने भी डिजीजेस हैं इसमें हम ग्रोथ फैक्टर्स यूज करेंगे। Many growth factors such as bone morphogenetic proteins, acidic and basic fibroblast growth factors, insulin-like growth factors, transforming growth factors, platelet-derived growth factors, ये सब इफेक्टिव हैं इन द डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन प्रोसेस। तो इनको यूज किया जाता है फॉर द टिश्यू रिपेयर पर्पस। Bone morphogenetic proteins are the potent stimulator of osteoblasts. Osteoblast cells होते हैं जो bone regenerating cells होते हैं। Differentiation and bone formation in vivo and 2 of the bone marrow 2, bone morphogenetic protein 2 and 7 जो है have been approved for limited clinical use. Viral based gene therapy is a promising solution for bone morphogenetic delivery. ठीक है, mostly bone morphogenetic जो प्रोटीन्स यूज हो रही हैं जो हमने ऊपर नाम लिए, और वायरस के थ्रू जो यूज हो रही हैं एज ए वेक्टर, and has been successfully implemented in many preclinical studies which showed that both in vivo and ex vivo strategies can induce bone formation. Ex vivo approach use genetically modified. अब ex vivo में क्या होता है कि हम सेल्स स्पेसिफिक सेल्स सिलेक्ट करके उनमें जीन इंसर्ट करते हैं और फिर उन सेल्स को दोबारा से रीइम्प्लांट करते हैं बॉडी में। इन विवो में क्या होता है कि हम वो जीन जो है वेक्टर में इंसर्ट करते हैं, वायरस या नॉन वायरस में, और फिर उस वेक्टर को बॉडी में इंड्यूस करते हैं। तो ये एक्स विवो और इन विवो को जो है डिफरेंस है। एक्स विवो में हम सेल्स बॉडी के उसी साइड के सेल्स सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें मोस्टली हम जो सेल्स यूज करते हैं वो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हो सकते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम पेरिओस्टियम, मसल, फैट एंड स्किन, और बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स।
द वेरी फर्स्ट एक्स विवो ट्रायल जो यूज किया गया बाय मैन जो है, एंड दे यूज द बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स transduced with bone morphogenetic protein to complementary DNA to heal criticized femoral defects in rats. Their research showed that healing achieved by gene transfer was superior to that achieved with recombinant protein alone. ठीक है, मतलब उन्होंने बोन मैरो स्ट्रोमल सेल सिलेक्ट किए और उसमें जो है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन की जो जीन थी, कम्प्लीमेंट्री डीएनए, वो इंड्यूस किया। तो इस तरह से जो बोन हीलिंग है वो बहुत तेजी से हुए। Similar results were obtained with bone morphogenetic protein 7, transduced fibroblasts and mesenchymal cells. In vivo approach इसकी क्या है? In vivo approach is less expensive and much easier to perform, and many investigators have focused on this. Although each one of the proposed bone morphogenetic protein 2, 4, and 7 can induce bone ectopic formation, study shows that certain advantages may be obtained by using combination of these proteins. ये तो हमने बोन की बात की। बोन क्या रीजनरेट कर जाती है। अब नेक्स्ट है आर्टिकुलर कार्टिलेज। कार्टिलेज बोन, ये जो दूसरी जिसमें है हमारी बोन जो होती है सॉफ्ट वाली, जैसे ये है हमारे नोज में, ईयर में, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट आर्टिकुलर बोन्स जो हैं वो रीजनरेट नहीं करती। कार्टिलेज बोन्स जो हैं वो रीजनरेट नहीं करती, तो उनको किस तरह से किया जाए, उसके लिए भी डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स ही यूज किए जाते हैं। There is no natural mechanism to regenerate damaged or diseased cartilage, and all the present treatment modalities may provide temporary relief of the symptom. ठीक है, मतलब इसलिए अब डिजीज का बोन का फ्रैक्चर हुआ, बोन रीजनरेट कर दी, वो मतलब पूरी लाइफ के लिए सही हो गई। लेकिन कार्टिलेज का क्या होगा, वो रीजनरेट नहीं करेगी, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो टेम्परेरी होगा। थोड़ी देर के लिए उसने रिलीफ दिया, उसके बाद जैसे ही वो ग्रोथ फैक्टर्स खत्म हुए बॉडी में, दोबारा से सिम्टम्स स्टार्ट होगी। तो ये इसका जो है टाइम टू टाइम जो है वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। बट डू नॉट रिस्टोर द नॉर्मल कार्टिलेज। Accumulating knowledge about signaling molecules and their role in skeletal development, together with the growing armamentarium of therapeutic genes and versatile gene transfer methods, has opened new perspective on cartilage repair. Experimental studies जो की गई suggested that several known growth factors such as IGF, TGF, FGF और जो bone morphogenetic proteins हैं influence the healing of cartilage in vivo. ठीक है, कि मतलब उन्होंने healing को increase किया। On the other hand, many of the known cytokines such as interleukin 4, 10, interleukin 1R, interleukin 1SR और TNF जो है उसका receptor antagonist have anti-catabolic, anti-inflammatory effect and are particularly useful in the treatment of chronic degenerative and inflammatory joint diseases. ठीक है, अगर कोई inflammatory joint disease हुई है तो उसमें हम anti-inflammatory antagonist यूज कर रहे हैं। अगर वो रीग्रोथ के लिए, रीजनरेशन के लिए, तो उसमें हम ग्रोथ फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, या ये कॉम्बिनेशन भी यूज किए जा सकते हैं। बेसिकली देयर आर 3 इसकी अप्रोचेस हैं। 3 अप्रोचेस के थ्रू हम किसी भी कार्टिलेज रिपेयर को देख सकते हैं। वो कौन कौन सी? इंडक्शन ऑफ कॉन्ड्रोजेनेसिस, यहाँ तो हम जो कार्टिलेज सेल्स है उनकी इंडक्शन को इंक्रीज करें, उनकी सिंथेसिस को इंक्रीज करें। This can be the first approach, जहाँ पे इंडक्शन ऑफ माइटोसिस, सेल डिवीजन को इंक्रीज कर दे। या फिर थर्ड क्या हो सकता है कि हम उसका जो है इनहिबिशन ऑफ सेल रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेटरी स्टिमुला है, वहां पे जो स्टिमुलस हो रहा है उसका जो सेल पे इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर दें। तो इस तरह से हम सेल की जो रीजनरेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। Gene delivery to treat cartilage defects can be accomplished by in vivo or ex vivo approaches. In vivo strategies में क्या होगा, हम वायरल वेक्टर यूज करेंगे, उसके थ्रू जीन जो है वो बॉडी में इंसर्ट करेंगे। In vivo strategies use direct injection of the vectors into the joint. हम जो इनहिबिशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स है टू द इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस उसको मिनिमाइज कर दें, इनहिबिट कर दें, कि जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो साइटोकाइन्स हो रहे हैं, उसका जो इफेक्ट आएगा सेल्स पे उसको इनहिबिट कर दें।
इन विवो स्ट्रेटजीज में क्या होगा कि हम जो है डायरेक्टली एट द साइट जो है इंजेक्ट करेंगे जीन्स को. Adenovirus mediated transfer of tumor growth factor and insulin like growth factor to the synovium of the rabbit knees increased matrix synthesized by chondrocytes, but did not increase the cellularity of the lesion. Moreover, intra-articular expression resulted in significant pathological change in the rabbit knees. अब इसने ये ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर यूज किया रैबिट नीज में, उसने कॉन्ड्रोजेनेसिस की, लेकिन सेलुलर डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई. डेंसिटी मतलब उसका जो प्रॉपर मैस है वो अचीव नहीं हुआ. इसके अलावा इसने क्या किया कि नीज में पैथोलॉजिकल चेंजेस भी की इस थेरेपी ने, तो इसका डिसएडवांटेजेस हुए. As demonstrated by several authors, direct intra-articular injection of vector carrying tumor growth factor and bone morphogenetic protein 2 complementary DNA led to ectopic chondrogenesis in the ligament and para-articular tissue as well as osteophyte formation of the joint margins. क्या मतलब ये यहाँ वो ectopic क्या होता है? Ectopic कोई भी चीज होती है कि एक तो उसकी रिक्वायर्ड साइट होती है किसी भी चीज की, एक होता है कि वो किसी और साइड पे जाके शुरू हो गया. हमने बोन रीजनरेशन एक साइड पे करनी थी, लेकिन उसने कहीं और जाके बोन रीजनरेशन शुरू कर दी, तो वो बोन एक्स्ट्रा बनना शुरू हो गई हमारी बॉडी में. तो इस तरह से इसने कार्टिलेज को इफेक्ट किया इस थेरेपी ने, ठीक है. उसमें एक्टोपिक ग्रोथ शुरू कर दी थी. इसके अलावा जॉइंट मार्जिन, एक्स्ट्रा जॉइंट मार्जिन बनना शुरू हो गया ड्यू टू दिस थेरेपी. Such side effects were not observed with diffuse. ये था डायरेक्ट अगर इंट्राआर्टिकुलर कार्टिलेज में किया, लेकिन अगर डिफ्यूज एंड सिस्टेमिक वे में किया गया तो उसमें ये साइड इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो गए थे. विद डिफ्यूज इंट्राआर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के साथ जो है वो ये इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो गए, which make it a good candidate for direct gene therapy with synovial lining as potential target. इसलिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वो यूज किए जा रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ articular cartilage. Other drawbacks of the direct approach include the fact that the direct intra-articular injection of adenoviral vectors has been found to lead to vectors separate into numerous organs. ठीक है, मतलब वेक्टर्स जो है वो डायरेक्ट साइड से बाकी साइड्स में भी जा सकता है. एडिनोवायरस जो है, ठीक है, इस वजह से वो डिजीज कॉज कर सकता था, तो ये भी इसका साइड इफेक्ट है. Far away from the injection site as well as strong immune response which limit the duration of transgene expression and interfere with the desired restorative process. Due to the mentioned obstacles, a cell-mediated gene transfer approach ये वेक्टर के थ्रू था, जो वेक्टर के थ्रू हमने किया, ठीक है. इसके डिफरेंट साइड इफेक्ट्स आए, इसलिए हम इसमें एक्स वीवो जीन थेरेपी की तरफ आए. स्पेसिफिक सेल्स को चूज करके उसमें जीन इंसर्ट की और फिर वो सेल जो है दोबारा री-इम्प्लांट किए. Due to the mentioned obstacles, a cell-mediated gene transfer approach combining the supply of appropriate precursor cells with the stimulatory effect of transgenic growth or differentiation factors is the most common approach. ठीक है, सेल थेरेपी जो यूज की जा सकती है एक तो रीजनरेशन के लिए और स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो भी यूज किए जा सकते हैं. For gene delivery to the cartilage defects. In this approach, genetically modified cells can be administered by simple injection or by topical transplantation. नेक्स्ट मेनिस्कस है. मेनिस्कस भी इफेक्ट हो सकती है, बोन जो लीजन होती है उसमें. लीजन इन द avascular 2/3 of the meniscus do not heal well and are usually surgically treated. It is known fact that various growth factors promote the synthesis of matrix by meniscal cells and thus they have the potential to augment healing. ठीक है, मतलब इसमें भी अगर हमने ग्रोथ फैक्टर्स यूज किए तो उसने जो हीलिंग को जो है वो इंक्रीज किया. Gene therapy represents attractive alternative to our surgical procedure and is currently being investigated. सर्जरी की जगह पे अब ग्रोथ फैक्टर्स यूज होने लग गए by the gene therapy. Studies that investigated the feasibility of gene transfer to the meniscus confirmed that it is possible to transfer genes to sites
express them locally within the region of several weeks. लिगामेंट एंड टेंडेंस जो है कहीं पे उनकी इंजरी हो जाए तो उनके लिए भी जीन थेरेपी यूज की जा रही है, उसमें भी ग्रोथ फैक्टर्स ही यूज किए जा रहे हैं उनकी रीजनरेशन के लिए, हीलिंग के लिए. Various growth factors have the potential to enhance the native repair process in ligamentous lesions, and gene therapy provide interesting delivery options for these growth factors. 5 growth factors have been best characterized during tendon healing. कौन-कौन से? IGF, TGF, VEGF, PDGF, and FGF. All of them are significantly upregulated following tendon injury and are active at multiple stages of the healing process. इसलिए ये 5 जो है, अगर टेंडन इंजरी हो जाए तो ये 5 ग्रोथ फैक्टर्स यूज किए जा सकते हैं. Feasibility studies show that it is possible to transfer marker genes to tendons and ligaments by various in vivo and ex vivo methods using various vectors, and functional studies followed shortly after. इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो इस फैक्टर्स को यूज करके जो है उस लिगामेंट की जो इंजरी थी वो ट्रीट की गई एनिमल्स में, और इसका जो है बहुत इफेक्टिव जो है वो इफेक्ट आया कि हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क डीजनरेशन. डिस्क जो है हमारे जॉइंट्स में वो डीजनरेट जब हो जाती है तो जॉइंट पेन, ये भी जो है वेसल जो है उसका है ग्रोथ फैक्टर ही है बेसिकली, जो सेल्स की रीजनरेशन में हेल्प करता है. इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है हमारे जो डिस्क हैं, ठीक है, अगर वहां पे डीजनरेशन हो जाती है तो ऑब्वियसली बोन जो जॉइंट पेन जो है वहां पे स्क्वेयर जॉइंट पेन, और जॉइंट को जो हिलाना है, हमारी सारी मूवमेंट कैसे हो रही है? जॉइंट्स की वजह से हो रही है ना. तो अगर वहां पे डीजनरेशन स्टार्ट हो जाए तो मूवमेंट हमारी जो है वो बहुत पेनफुल हो जाएगी. सो इनकी डीजनरेशन जो इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटी विद इन द डिस्क. ठीक है, जितना भी मेटाबॉलिज्म बेसिकली डिस्क साइड पे है वो इफेक्ट होने की वजह से उसके सेल्स में तो डीजनरेशन स्टार्ट हो सकती है. Whereby synthesis decrease and degradation increases respectively. Restoring the balance between these two processes is therefore an amenable option to treat IDD, intravertebral disc degeneration. Exogenous growth factors इसके लिए यूज किए जा सकते हैं. कौन से? IGF, TGF, BMP, BMP212 and OP1 have been shown to transiently increase matrix synthesis. Studies also confirmed elevated levels of matrix metalloproteinases and inflammatory cytokines in degenerated discs. इस तरह से हम एक तो ग्रोथ फैक्टर यूज करेंगे, इसके अलावा क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी हो रही है वहां पे तो इसमें एन इन्फ्लेमेटरी एंटागोनिस्ट भी यूज होंगे. Gene therapy offer now new possibilities in transfer of these factors to the disc. Both in vitro or in vivo feasibility studies show that it is possible to transfer marker genes to the disc cell via adenoviral vectors. Further, functional studies demonstrated that successful transfer of therapeutic genes of tumor growth factor upregulated synthesis of proteoglycans in vivo and in vitro. टिश्यू इनहिबिटर्स, इसके अलावा एक तो ग्रोथ फैक्टर्स यूज किए गए स्टडीज में, इसके अलावा जो है टिश्यू इनहिबिटर्स यूज हुए. एक तो मेटालोप्रोटीनेजेस एंजाइम्स है उनके इनहिबिटर्स, और एक जो है इंफ्लेमेटरी इनहिबिटर्स. आर पावरफुल इंडोजिनस इनहिबिटर्स ऑफ मेटालोप्रोटीनेजेस बाय द जो साइंटिस्ट वॉलेज ने यूज किया. दैट जीन ट्रांसफर ऑफ टिश्यू इनहिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीनेजेस increase proteoglycan synthesis as much as 5-fold compared to control. मतलब एक तो हमने ग्रोथ फैक्टर्स इंक्रीज किए ना, एक हमने क्या कहा कि डिस्क की जब डीजनरेशन होती है तो वहां पे इम्यून रिस्पांस और इंफ्लेमेटरी रिस्पांस भी स्टार्ट हो जाता है. इसके अलावा मेटालोप्रोटीनेजेस एंजाइम्स भी इंक्रीज हो जाते हैं जो कि सेल्स को डीजनरेट करेंगे. तो हम ग्रोथ फैक्टर्स के साथ अगर जो है मेटालोप्रोटीनेजेस एंजाइम इनहिबिटर्स भी यूज करें तो वो हीलिंग के प्रोसेस को 5-fold जो है 5% इंक्रीज कर देता है.
which are key mediators in the natural production of growth factors. SOX9 is the most important transcription factor है जो chondrogenesis जो है cartilage cells जो increase करते हैं. Paul et al ने जो है इसको यूज किया, successfully transduced human disc cell and demonstrated increase in concentration of type 2 collagen. Mineralization protein जो है LMP is very important regulator of osteoblast differentiation and for synthesis of several bone morphogenetic proteins. When delivered to rat intervertebral disc cell, LMP exhibited a chondrogenic effect and increased proteoglycan synthesis. So इसमें दोनों तरह की जो अप्रोचेस यूज की गई, ग्रोथ फैक्टर्स भी यूज किया गया क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो रही है ना, डिजनरेशन हो रही है, इसलिए हम इसमें मेटालोप्रोटीनेसिस इनहिबिटर्स भी यूज कर रहे हैं. तो इस दोनों अप्रोचेस के थ्रू हम इसको ट्रीट कर रहे हैं. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ जीन थेरेपी फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर. कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लो. हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? लोगों का टाइम हो गया. बच्चों कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो मैम, नो. ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया है पैटर्न. ठीक है, पैटर्न मिड्स का 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और मोस्टली आपके एमसीक्यू होंगे. एससीक्यू कोई एक आधा हो सकता है या नहीं भी हो सकता. तो आप सब लोग अपने जो है सिलेबस को तैयार करो, जो आपका सिलेबस है उसी में से सब कुछ होगा. और सारे पेपर्स की तैयारी जो अच्छे से करो और इस पेपर की भी. तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों के 5 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं. यस मैम, 5 से. मैम 5 से स्टार्ट हो गए. ठीक है, सब लोग अच्छी से तैयारी करो. अब 2-3 दिन जो है अपनी स्टडीज पे जरा फोकस कर लो. 2-3 दिन तो नहीं, इनफैक्ट नेक्स्ट 2 वीक्स. चलिए Okay, ठीक है, फिर ma'am. आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का टाइम होने वाला है. आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम.